आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। एक छोटा सा गांव जहां पर ज्यादा नहीं सिर्फ 200 परिवार ही रहते होंगे। ज्यादातर गांव में पहले के लोग तालाब में ही नहाने जाया करते थे। उनके पास सुख सुविधा के इतने साधन उपलब्ध नहीं थे, इसलिए इनका गुजर बसर या पानी की पूर्ति तालाब हुआ करती थी। सोनगढ़ गांव जहां पर सिर्फ 2 तालाब हैं, उनमें से एक तालाब है, इसका नाम है सती तालाब। इस तालाब का ये नाम क्यों पड़ा किसी को नहीं मालूम, लेकिन गांव के सभी लोग कहते हैं कि इस तालाब में आज भी एक आत्मा का वास है, इसलिए यहाँ कोई नहीं जाता। इस तालाब के बीचों बीच एक लोहे का खंभा गड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जिस तालाब के बीच में ऐसे लोहे की रॉड गड़ी हुई होती है, वहां पर पूरी आत्मा का साया होता है और जो कोई भी वहां जाता है वो उसका शिकार करती है। ऐसा ही कुछ हुआ मीरा के साथ। कुछ साल पहले एक मीरा नाम की लड़की उस तालाब में नहाने गई थी। दोपहर का समय था, बहुत सूना था। वो नहा रही थी कि अचानक वो तालाब के अंदर चली गई, जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। उसके चिल्लाने की आवाज से वहां आसपास के लोग देखने लगे, लेकिन तब तक मीरा तालाब में डूब चुकी थी। कुछ दिन उसका कुछ पता नहीं चला। फिर करीब 1 हफ्ते के बाद मीरा की लाश उस तालाब में तैरती हुई मिली। वहां के लोग कहते हैं कि मीरा से पहले और मीरा के बाद भी बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। जो कोई भी उस तालाब में जाता है वो आत्मा उसे खींच लेती है। फिर 3-4 दिन के बाद उनकी लाशें तैरती हुई मिलती हैं। उसी तालाब के बाजू में एक पैठू है, दोनों आपस में लगा हुआ है। एक बार उसी गांव में किसी के घर मेहमान आए। अब बच्चे होते ही हैं मस्तीखोर। वो उसी तालाब के साइड चले गए, लेकिन तालाब में नहीं उतरे। उसी से लगे हुए पैटू के पास जाकर वो उसमें पत्थर मारने लगे। वहीं पास में 2-4 आदमी खड़े हुए थे। उन्होंने उन बच्चों को देखा, डांटा और भगाया, लेकिन वो बच्चा वहीं गिर गया और बड़बड़ाने लगा। उन आदमियों ने उस बच्चे को उठाया और उसके घर ले गए और कहा कि ये बच्चा पैठू में पत्थर मार रहा था, जरूर इस पर किसी बुरी आत्मा का साया है। इसे जल्द से जल्द वैद्य के पास ले जाओ, वरना वो आत्मा इसे मार डालेगी। उस बच्चे के माँ बाप डर गए और उन्होंने बच्चे को गांव के इकलौते वैद्य के पास ले गए। और जब वैद्य ने उस बच्चे को झाड़ फूंक किया, तब जाकर वो बच्चा ठीक हुआ। तब से आज तक उस सती तालाब और पैठू के पास सुनसान होने के बाद कोई नहीं जाता है, क्योंकि वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते हैं। उस गांव की एक और कहानी है। ऐसे ही आज से करीब 35 साल पहले की बात है। उस गांव में एक सरकारी स्कूल था और स्कूल के पास ही एक कुआं था। वो भी सरकार ने बनाया था, इसलिए उसे सरकारी कुआं कहा जाता है। गांव के सभी बच्चे उस स्कूल में पढ़ने जाते थे। सोमवार से शुक्रवार वो पढ़ाई करते, लेकिन शनिवार के दिन वो सब अपने स्कूल की सफाई किया करते थे, जैसे ब्लैक बोर्ड को पेंट करना, स्कूल की धुलाई करना आदि। वहाँ के बच्चे स्कूल की धुलाई करने के लिए उस कुएं से ही पानी लाया करते थे। लेकिन एक दिन उस गांव में एक 18-20 साल की लड़की गायब हो जाती है। सब उसे बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उस लड़की का कोई पता नहीं चलता। गांव में अब तक पूरी बात फैल चुकी थी कि एक लड़की गायब है। पहले के ज़माने में एकता हुआ करती थी। सभी गांव वालों ने मिलकर लड़की को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। सबने सोचा कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई होगी, लेकिन उस लड़की के गायब होने के 4 दिन बाद ही उस स्कूल के पास वाले कुएं में उस लड़की की लाश मिली। गांव में उस लड़की की लाश मिलने से सनसनी फैल गई
उस लड़की की लाश को तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन उसकी आत्मा ने वहीं अपना वास बना लिया। अब सब लोग उस कुएं से पानी निकालने से डरने लगे थे, ये जानने के बाद कि उस लड़की की लाश वहीं मिली है। लेकिन कुछ दिनों बाद उस स्कूल का एक बच्चा स्कूल की सफाई करने के लिए वहीं पानी निकालने चला जाता है और इस लड़की की आत्मा उसके अंदर घुस जाती है। वो बच्चा बड़बड़ाने लगता है। जब उसके घर वालों ने उस बच्चे को ऐसा करते देखा तो वो डर गए और एक जाने माने वैद्य के पास बच्चे को लेकर गए। और जब वैद्य ने बच्चे का इलाज किया, उसका झाड़ फूंक किया और उससे पूछा कि तुम कौन हो और इस बच्चे के शरीर में क्या कर रही हो, तब उस लड़की की आत्मा ने बोलना शुरू किया, मैं वही हूँ जो कुएं में रहती हूँ। वैद्य ने फिर उससे पूछा, तुम उस कुएं में कैसे आई? तब उस लड़की की आत्मा ने कहा, मेरे भाई ने मेरी हत्या करके मुझे वहां फेंक दिया। मेरे मरने के बाद मेरे शरीर को तो निकाल लिया गया, लेकिन मेरी आत्मा वहीं रह गई और अब वही मेरा घर है। और जो कोई भी बिना पूछे मेरे घर में आएगा या फिर वहां से कुछ लेगा तो फिर उसकी मौत पक्की। और फिर वो अजीब आवाज़ों में हंसने लगी। उस वैद्य ने उस दिन उस बच्चे के ऊपर भभूत डाली और कुछ पवित्र जल डाले। इससे उस बच्चे को उस वक्त तो निर्मला की आत्मा ने छोड़ दिया, लेकिन वो उस कुएं को नहीं छोड़ पाई। अब उस कुएं के पास से कोई भी पानी नहीं निकालता उस दिन के बाद, और ना ही उसके कोई पास जाता। बस वहाँ आस पास रहने वाले बताते हैं कि आज भी उस कुएं से रात को चीखने की आवाज़ें आती है। वो कुआं अब सूख चुका है और खंडहर में तब्दील हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। 2-3 बार डॉक्टर को भी दिखाया तो डॉक्टर का कहना है कि दवा के साथ साथ मुझे हवा पानी भी बदलना चाहिए, मगर मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। तो इस बारे में मैंने काफ़ी सारे दोस्त से बात की। तो किसी का कहना कि बनारस चला जाऊं, तो किसी का कहना कोलकाता चला जाऊं। ऐसे ही एक रात मैं जब ऑफिस से निकला तो अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। अपने कंधे पर किसी का हाथ पाते ही मैं झट से पीछे मुड़ा तो पीछे मुड़ते ही मैंने पाया कि पीछे मेरा एक दोस्त राकेश खड़ा है। राकेश मेरा काफ़ी पुराना दोस्त है, जिससे मैंने आखिरी बार कॉलेज के आखिरी दिन पर मिला था। उसके बाद पता नहीं राकेश कहाँ गायब हो गया। खैर, राकेश से मिलते ही हम दोनों आपस में काफ़ी सारे बातें की। बातों ही बातों में मैंने राकेश को अपनी तबीयत के बारे में बताया। तो मेरी पूरी बात सुनने के बाद राकेश ने कहा, भाई तू एक काम क्यों नहीं करता, तू बीहड़गढ़ गांव चला जा। वहाँ का वातावरण काफ़ी अच्छा है, वहाँ जाकर तू जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इस पर मैंने कहा, बीहड़गढ़ गांव वो कहाँ है? और यार मैं वहाँ जाकर रहूँगा कहाँ? जिस पर राकेश ने कहा, हमारे यहाँ के बस स्टॉप से ठीक सुबह 10 बजे बीहड़गढ़ गांव के लिए बस जाती है, तो वही बस पकड़कर तू बीहड़गढ़ गांव चला जाना। और हाँ, तू वहाँ चिंता मत कर, वहाँ मेरे दादाजी के नाम का एक घर है, दीनानाथ की हवेली बोलकर, तो तुम उस हवेली में रुक जाना। सारी बात हो जाने के बाद मैंने तय किया कि मैं कल सुबह 10 बजे वाली बस पकड़कर बीहड़गढ़ गांव जाऊंगा, जिसके बाद मैं अपने घर चला गया और कल सुबह निकलने की तैयारी करने लगा। और ठीक सारी तैयारी करने के बाद ठीक सुबह के 9:30 बजे अपने घर से बस स्टॉप के लिए निकला। बस स्टॉप पहुंचकर मैंने देखा कि बीहड़गढ़ गांव जाने वाली बस खड़ी है। तो मैं उस बस में चढ़कर एक विंडो वाली सीट पकड़कर बैठ गया। उस वक्त के अनुसार ठीक 10 बजे बस स्टॉप से खुलेगी। टिकट काटते वक्त मैंने कंडक्टर से पूछा कि बीहड़गढ़ गांव बस कितने बजे पहुंचेगी। तो इस पर कंडक्टर ने कहा कि बस रात के 9 बजे तक बीहड़गढ़ गांव पहुंचेगी।
तो मैं आराम से बैठकर बाहर का नज़ारा देखने लगा। बस आगे बढ़ती गई और बस में मौजूद एकाएक मुसाफिर उतरते गए और रात के 9 बजे ठीक मैं बीहड़गढ़ गांव उतरा तो बस से उतरते ही मैंने देखा कि आसपास का माहौल एकदम सुनसान और घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। इधर उधर नजरें घुमाने पर मुझे कुछ दूरी में एक चाय की दुकान खुली हुई दिखी तो मैं उस चाय की दुकान पर गया तो वहां एक बुजुर्ग आदमी चाय बेच रहा था। तो इस पर मैंने उस आदमी से कहा, चाचा दीनानाथ की हवेली का घर कहाँ है? इस पर चाचा मेरी तरफ गौर से देखने लगे और देखते देखते बोले, इस रास्ते से सीधे चले जाओ, आगे बोर्ड लगा होगा, मगर वहां तो कोई नहीं रहता। इस पर मैंने अपने मन ही मन में कहा, लगता है चाचा को उस हवेली के बारे में ज्यादा पता नहीं है। अगर वहां कोई नहीं रहता होगा तो राकेश मुझे वहां क्यों भेजता? खैर, चाचा से पता पूछने के बाद मैं उस पते की तरफ आगे बढ़ने लगा। करीब 10 से 15 मिनट पैदल चलने के बाद मुझे एक घर के आगे बड़ा सा बोर्ड टंगा हुआ नजर आया जिस पर लिखा था दीनानाथ की हवेली। उस बोर्ड को पकड़कर मैं समझ गया कि यही दीनानाथ की हवेली है। तो मैं उस घर के दरवाजे पर गया और दरवाजा पीटने लगा। करीब 5 से 6 बार दरवाजा पीटने के बाद किसी ने दरवाजा खोला तो दरवाजा खुलते ही मैंने देखा कि दरवाजा खोलने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारा ही एक दोस्त विकास है। विकास को यहाँ अपने सामने खड़ा देखकर मैं जितना हैरान हुआ उससे कई ज्यादा चौंक भी गया, क्योंकि मैंने सुना था कि 2 साल पहले बाइक एक्सीडेंट होने के कारण विकास की मौत हो गई है। तो विकास यहाँ कैसे? खैर, मैं यही सब सोच ही रहा था कि तभी विकास ने कहा, अमल भाई तू यहाँ कैसे? अंदर आ। इस पर मैंने विकास से कहा, हाँ हाँ आ रहा हूँ। जिसके बाद मैं उस घर के अंदर दाखिल हुआ, मगर विकास के मरने वाली बात मेरे जहन में घूमे जा रही थी। तो बात मेरे अंदर इतनी चुभने लगी कि मैं रह ना सका और विकास से पूछा, विकास बुरा मत मानना, मैंने सुना था कि एक बाइक एक्सीडेंट में तेरी मौत हो गई है। मेरे मुंह से ये सुनते ही विकास हंसने लगा और हंसते हुए कहा, नहीं भाई मैं मरा तो नहीं था, मगर उस बाइक एक्सीडेंट के बाद मेरे शरीर के काफ़ी अंगों ने काम करना बंद कर दिया। जिसके बाद राकेश ने मुझे यहाँ का पता बताया और यहाँ आकर मैं रहने लगा। तब से मेरी तबीयत ठीक हो गई है, जल्दी ही तेरी भी तबीयत ठीक हो जाएगी। जिसके बाद मैंने भी विकास को अपनी पूरी आप बीती बताई। हम दोनों को बात हो जाने के बाद विकास ने कहा, भाई तू नहाकर फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगवाता हूँ। फिर मैं भी नहाकर फ्रेश हो गया। नहाकर मैं जैसे ही बाहर निकला तो मैंने देखा कि विकास मेरा खाना निकाल कर तैयार है। मुझे भी काफ़ी भूख लगी थी तो मैं भी खाने को बैठ गया। खाते वक्त मैंने देखा कि कोई और भी है जो किचन से झांक कर मुझे देखे जा रहा है। इस पर मैंने विकास से उस आदमी के बारे में पूछा तो इस पर विकास ने बताया कि वो किशन है जो इसी गांव का है और वो यहाँ रहकर घर का सारा काम करता है। खैर, खाना हो जाने के बाद विकास ने मुझे एक कमरा दिखाया और उसी में सो जाने को कहा। तो मैं भी लंबे सफ़र में काफ़ी थक चुका था तो मैंने रूम का दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर लेट गया। लेटे लेटे कब नींद न आ गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि खिड़की से हल्की चांद की रोशनी मेरे कमरे में आ रही थी। वक्त भी लगभग आधी रात का हो रहा था। मैं करवट बदलकर सोने के लिए जैसे ही मुड़ा तो मुड़ते ही मेरा पूरा शरीर कांपने लगा और मेरे हाथ पैर फूलने लगे, क्योंकि करवट बदलते ही मैंने देखा कि मैं अकेला नहीं बल्कि मेरे साथ कोई और भी सोया हुआ है। और तो और वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक कंकाल है। उस कंकाल को देखकर मैं इतना डर गया कि मैं जोर जोर से चीखने लगा और मेरी चीख सुनकर विकास दौड़ता हुआ मेरे कमरे के अंदर आया।
उसके आते ही जब मैंने फिर एक बार अपनी नज़र उस कंकाल की ओर घुमाई तो अब वहां कुछ भी नहीं था। जिसके बाद मैंने अपनी पूरी आप बीती विकास को बताई तो वो मेरी बात को मान नहीं रहा था। बार बार मुझसे यही कह रहा था, यार तूने कोई सपना देखा होगा, छोड़ मैं भी तेरे साथ यहीं सो जाता हूँ। मगर मैंने विकास को यहाँ सोने के लिए मना कर दिया। मगर एक बात काफी अजीब थी, मैं तो सोने से पहले रूम का दरवाजा बंद करके सोया था, तो विकास रूम के अंदर आया तो आया कैसे, ये बात मेरे जहन में घूमती रही। सोचते सोचते काफी देर बाद वापस से नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। फिर जब सुबह उठकर मैं बाहर निकलने के लिए जैसे ही दरवाजे के पास गया तो एक बार मैं फिर से चौंक गया, क्योंकि कमरे का दरवाजा वापस से बंद था। मेरे साथ ये हो क्या रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा था। घर में दरवाजा खोलकर बाहर गया तो बाहर विकास बरामदे में टहल रहा था। मैं चलकर उसके पास गया और उससे कहा, विकास कल रात को तो मैं दरवाजा बंद करके सोया था, तो तू अंदर आया कैसे? इस पर विकास ने कहा, मैं कब तेरे कमरे के अंदर आया, तूने कोई सपना देखा होगा। अच्छा हाँ, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, शाम को लौटूंगा। इतना बोलकर विकास चला गया। जिसके बाद दिन भर मैंने जैसे तैसे बिताया। फिर रात को किशन मेरा खाना लगा दिया। खाना खाते वक्त मैंने किशन से पूछा कि विकास कब लौटेगा, तो इस पर किशन ने कहा, विकास बाबू का कोई ठीक नहीं है, कब लौटेंगे। खाना पीना खाने के बाद मैं ठीक रात के 9 बजे अपने कमरे में सोने के लिए चला गया और ठीक आधे घंटे बाद ही नींद ने भी मुझे अपने आगोश में ले लिया। फिर अचानक रात को मेरी नींद खुली तो मुझे बाहर से किसी 2 लोगों के बात करने की आवाजें आ रही थी। मैं अपने बिस्तर से उठा और खिड़की खोलकर बाहर देखा तो बाहर का नज़ारा देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मेरा पूरा शरीर खून सूखने लगा, क्योंकि बाहर कोई इंसान नहीं बल्कि 2 कंकाल बातें कर रहे थे। साथ ही साथ मैंने भी देखा कि बगान के पेड़ पर विकास भी झूल रहा है, मगर अब विकास का पूरा चेहरा कुचला हुआ था। ये देखकर मैं अपने आप को काफी संभालने की कोशिश कर रहा था, मगर फिर भी मेरी हल्की चीख निकल ही गई। मेरी हल्की चीख सुनकर वो दोनों कंकाल इंसान के रूप लेने लगे। फिर जो मैंने देखा उसे देखकर मेरा सरसा घूम गया, क्योंकि जब उन कंकालों ने इंसान का रूप लिया तो मैंने देखा कि वो कंकाल कोई और नहीं बल्कि किशन और राकेश हैं। यानी किशन और राकेश और विकास तीनों भूत हैं। किसी तरह मैंने रात चुपचाप गुजारी और सुबह होते ही वहां से भाग गया। बाद में मुझे पता चला कि किशन राकेश 3 साल पहले ही मर चुके हैं और 2 साल पहले बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई है। यानी वो मुझे भी मारने वाले थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।